मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नेक्स्ट की तैयारी चल रही है। इसकी तैयारी के लिए राज्य शासन द्वारा अभ्यास टेस्ट पेपर भी भेजे जा रहे हैं, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं। इसकी तैयारी के लिए आज मैं अभ्यास टेस्ट पेपर सप्ताह 7 में पूछी गई गणित के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। आप उसे देखिए और समझिए। तो देखिए, ये है गणित का प्रश्न। यहाँ से शुरू होता है। निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में, ये हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनमें हमें पीछे विकल्प भी दिए गए हैं, उनके ये हमें प्रश्नों को हल करना है। ये है गणित। इसमें निर्देश दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। हमें इन प्रश्नों में जो विकल्प सही है उसको हम अपनी तालिका में पहले भरना है इनको। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा। हमें 10 सम संख्या लेना है, उनका माध्य निकालना है। और माध्य निकालना हमने सीख लिया है कि माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जो हमें आंकड़े दिए रहते हैं। तो यहाँ हमें 10 सम संख्याएँ दी गई हैं, तो हम 10 सम संख्याओं को लिखते हैं और उनका योग कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। तो लिखिए, पहले 10 सम संख्या लिख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, 14, 16, 18, 20। ये हमारी 10 सम संख्याएँ हो गई। अब हम इनका जोड़ कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से जोड़ करिए इनका, तो ये हो जाएंगी 2 और 4 6 और 6 12, 8 20 और 10। ये हो गई हमारी 30। यहाँ इनका योग करो, तो इनका योग देखिए, 2 और 4 6, 6 12 और 8 20, 20 का शून्य हासिल आएंगी 2। तो 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 6 और 2 8। ये 80 हो गया। 80 और 30 कितना हो जाएगा? 30 और 80 हमारा हो जाएगा 110। अब हमें क्या निकालना है? माध्य यानी औसत निकालना है। तो हम इसमें कितनी 10 सम संख्याएँ थी, तो हम 10 का भाग लगा देंगे। 110 बटे 10, ये 10 कट जाएगा। तो माध्य क्या आ जाएगा इसका? 11। तो ये देखेंगे हम कि ये 11 किस में दिया गया है। ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है कि कमीज़ें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टॉक की आपूर्ति करनी है। स्टॉक की आपूर्ति, उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है। तो उसने एक सप्ताह में ये जो बेची गई शर्टें हैं इनको दिखाया है, और यानी वो अपने स्टॉक में इनको सबको रखे हुए था, इसलिए उसने बेच दी। तो हम देखते हैं इसमें कि इसने ये 8 शर्टें जो बेची हैं 85 सेंटीमीटर की, ये उसकी संख्या दी गई है कि इतने इतने माप की थी। ये ऊपर माप दी गई है और नीचे उनकी संख्या दी गई है। तो हमें क्या करना है? यहाँ हमें स्टॉक की आपूर्ति के लिए, हम उसने इस प्रकार से स्टॉक था उसकी पूर्ति करना है। तो उसकी आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी। तो हमें इनका प्रतिनिधि मान ज्ञात करना है कि हमारा जितना स्टॉक कम हो गया है उसकी हमें पूर्ति करनी है। तो पूर्ति किस प्रकार से करनी है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि पहले ए में दिया है कि यदि वह माध्य से पूर्ति करेगा, कि माध्यक से पूर्ति करेगा, कि बहुलक से पूर्ति करेगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो अब हम देखते हैं कि वो माध्यक से तो कर नहीं सकता, क्योंकि माध्यक तो सभी के बीच की संख्या होती है, ये माध्यक है। और माध्य यानी औसत, जो हमारा स्टॉक कम हो गया है उसका औसतन ला के पूर्ति करेगा क्या। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे सबसे अधिक बिकने वाली
इनकी संख्या है दुकानदार की कमीजों की, ये 32 दी गई है, ये सबसे अधिक बिकी है, तो वो इसकी आपूर्ति ज़्यादा करेगा, यानी 32 की 32 तो ला के रखेगा ही। तो ये जब हम ज़्यादा कभी किसी आंकड़ों में कोई संख्या अधिक बार बार या अधिक रखनी होती है तो उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। जो सबसे अधिक संख्या आए या जो सबसे अधिक जिसका मान हो वही हमारा बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा कमीजें हमारी जो है 32 हैं, तो हमें उसे पूर्ति बहुलक के रूप में करना होगी, माध्य के रूप में नहीं, क्योंकि माध्य के रूप में हम चाहें तो इनका योग है, इनका औसत निकालेंगे तो औसतन में लगभग कितना आ जाएगा, यदि हम 5 का भाग भी लगा दें तो औसतन 7 या 8 आएगा, तो 7-8 पूर्ति करके पूर्ति नहीं होगी, इसलिए उसे इस बहुलक के प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी, जो कि हमारी 32 यहाँ कम हुई हैं, 32 को स्वयं उतनी लाना पड़ेंगी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर का हमारा उत्तर जो दिया गया है ये हमारा इसमें सही होगा, तो हमारा सी वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। इसमें दिया है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार दिए गए हैं। ये जो यहाँ 15 विद्यार्थी दिए गए हैं इनका वजन दिया गया है, भार यानी वजन। तो हमें क्या करना है इसमें, इन आंकड़ों की, इसमें लिखा परास, परास नहीं है, परास को अपन क्या बोलते हैं? परिसर। क्या बोलते हैं इसको? परिसर। ये इसका परिसर दिया गया है या प्रसार, इसको हम या तो प्रसार बोलते हैं या परिसर बोलते हैं। तो ये गलत लिख गया है, इसको हम बोलेंगे प्रसार या परिसर बराबर। तो अब यहाँ हमें इसका प्रसार या परिसर निकालना है और माध्यक निकालना है। तो हमें जो ये आंकड़े दिए गए हैं, विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं, 15 विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्यक निकालने में और प्रसार निकालने में हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो पहले हम इनको देखिए बढ़ते क्रम में लिखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए किस प्रकार से, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें दहाई वाले अंकों को देख लेंगे, इसमें 30 की दहाई वाले अंक सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि इसमें 30 दहाई और 40 दहाई के मान दिए गए हैं। तो ये 30 वाले आंकड़े हैं, ये 30 वाले हो गए, ये भी हमारा 30 वाला होगा, ये भी 30 वाला होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, ये 32 है, 32 को हम सबसे आगे लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 32। 32 के बाद देखिए कौन सी संख्या आती है हमारी, 32 के बाद 33 नहीं दी गई है, 34 नहीं दी गई है, 35 दी है, 35 लिखेंगे। 32 के बाद ये 35 है, 35 के बाद 36 है, 36 दी गई है, ये है 36 के बाद 37 भी ये दी गई है, ये 37 के बाद 38 ये दी गई है, 1 2 और 3 बार 38 दी गई है, तो हम यहाँ 3 बार 38 लिखेंगे, ये 38 और 38 ये लिख ली। इसके बाद अब 40 वाले मान की देखिए, तो पहले 40 ही दिया गया है, ये दिया है 40 के बाद 41 नहीं दिया, 42 दिया गया है, ये है 42, 43 देखिए 43 2 बार दिया है और 3 बार दिया है, 43 को 3 बार लिखेंगे हम, 43 और 43 ये, और 43 के बाद 44 नहीं दिया, 45 दिया है, 45 के बाद दिया है 47, ये 47 है, 47 और 47 के बाद दिया गया है 50। ये सभी हमने संख्याएं लिख ली, ये हमारी आरोही क्रम में लिख गई। अब हमें क्या निकालना है इनका हमें परिसर निकालना है। तो परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े माने सबसे कम आंकड़े वाली संख्या को घटा देते, तो हमारा 50 में से हम 32 को घटा देंगे, तो यह हमारा परिसर हो जाएगा। तो 50 में से 32 को घटाइए तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 18 मिल जाएगा। ये 18 देखिए किस में दिया है, ए में और बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन ए और बी होना चाहिए, सी और डी तो हो नहीं सकता। तो
ये हो गया। अब हमें इसका क्या निकालना, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने का सूत्र भी है, और यदि हमारे आंकड़े विषम में दिए गए तो मध्य की संख्या सीधे निकाल लेते हैं, और नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारी संख्या यहाँ पे 15 दी गई है, तो हम यहाँ पे देखिए n-1/2 हमारा ये सूत्र होता है। तो हमें 15 आंकड़े दिए गए हैं, तो 15-1 हम जोड़ देंगे, 16 हो जाएगा। 16/2, 2 यानी 8, 8वां पद हमारा माध्यक होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी हमारी संख्या आ रही है मध्य में। यहाँ गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8। 40वां जो पद है ये हमारा माध्यक होगा, क्योंकि ये मध्य में आ रही है। 7 इस तरफ से छोड़ दीजिए और 7 इस तरफ से छोड़ दीजिए, तब भी हमारी संख्या ये 40 मध्य में आ रही है, इसलिए इसका माध्यक 40 होगा। तो हमारा ये 18 और 40 किस ऑप्शन में दिया गया है, ये हमारा ए में दिया गया है, इसलिए इसका ए वाला उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया है कि 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो इनकी देखिए ऊंचाइयां दी गई हैं, और हमें क्या करना है, इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा, हमें इनका माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो पहले हमें इनका योग करना होगा। आंकड़ों की संख्या तो 10 दी गई है, 10 लड़कियां हैं, इनकी ऊंचाइयां, तो इनका हम योग कर लेते हैं। तो इनका योग कीजिए पहले। 5 में शून्य जोड़ेंगे, 5 ही रहेगा, और 9 5 14, 14 और 8 22, और 1 23, 23 और 2 25, 6 31, और 9 40, और 3 43, 43 और 1 44, 44 की 4 हाथ से लाएंगे, 4 4 और 3 7, और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 3 25, 4 29, 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 में 4 और जोड़ दीजिए, तो 37 और 4 41, 41 का 1 हासिल 4, तो 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा हमारा 14। तो 1414 आ गया, बटे में हम क्या करेंगे, 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 141.4, जो कि किस में दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन सी में दिया है, 141.4। तो ये है हमारा इसका माध्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 5। ये देखिए, इसमें दिया है, नीचे दिए गए दंड आलेख में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम 10 ओवर में 5 टीमों द्वारा बनाए गए रनों को प्रदर्शित किया गया है। किन 2 टीमों के बीच रनों का अंतर सर्वाधिक है। तो हमें इन 2 टीमें, कोई ऐसी टीमें हैं जिनके बीच में अंतर सबसे ज़्यादा आया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे अधिक 2 टीमों के बीच का अंतर, तो इसने सबसे अधिक रन ए टीम ने बनाए हैं, और सबसे कम ये जो हमारी सी टीम दिख रही है हमें यहाँ पे, ये इसने 60 रन बनाए, इसने ए ने 90 रन बनाए हैं। तो सर्वाधिक अंतर किस में होगा, जिसने अधिकतम बनाए और जिसने सबसे कम बनाए, उसमें सबसे ज़्यादा अंतर है। तो टीम ए और टीम सी, इसने दोनों ने सर्वाधिक अंतर इन दोनों में रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, कि टीम ए और टीम सी के बीच सबसे अधिक अंतर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न। ये देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6 कि संलग्न दंड आलेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो हमें 400 यूनिट वाले कौन से महीने हैं जिनका ये अंतर आ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा महीना यहाँ पे दिया गया है, मई वाला महीना। इस मई महीने में देखिए, इसमें देखिए ये हमारा
मई में कितनी खपत हुई है? ये हुई है हमारी 850। इसमें हमारा ये सीधा करें, हम इसको सीधे सामने मिलाएं तो ये 850 है, और इसकी ये 750 दी गई है, इसकी 600 दी गई है, इसकी 500 दी गई है, और इसकी 450 दी गई फरवरी में। तो हम इनकी क्रमशः लिख लेते हैं कि कितनी कितनी हैं। इसमें देखिए दी गई है 850, ये मई महीने में। अप्रैल में हुई है 750, ये 750। मार्च में कितनी है? मार्च में 600 है, ये 600। फरवरी में हमारी 450, ये 450 है, और जनवरी में हमारी 500, ये 500 खपत है। तो इसमें लिखा है कि खपत का अंतर 400 यूनिट किस में है। तो हम इनमें घटा के देखते हैं। बड़ी संख्या हमारी 850 है, 850 में से 750 घटाएंगे 400 नहीं आएगा, 600 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। अब ये देखिए फरवरी में यदि हम 450 घटा देते हैं 850 में से 850 में से 450, तो ये 0 0 ये 400 आ गई। तो हमारा मई और फरवरी के बीच का अंतर 400 यूनिट है। एक इसमें दिया गया है, ये देखिए ये दिया है लास्ट वाले डी में, ए फरवरी और मई महीने में 400 यूनिट का अंतर है। तो ये महीने हमारे फरवरी और मई होंगे। ये उत्तर हमारा डी है। अगला प्रश्न है, ये देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 7। इसमें दिया गया है संलग्न दंड आलेख 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो टीम बी और टीम डी द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात कितना है? हमें टीम बी और टीम डी की अनुपात ज्ञात करना है कि इनका अनुपात कितना है। तो अब देखिए टीम डी ने कितने मैच खेले, ये हम इनका मिलान कर लेते हैं, और टीम बी ने कितने खेले इनका मिलान कर लेते हैं। तो टीम बी देखिए ये 20 आ जाएगा, इसने 20 खेले। और टीम डी देखिए टीम का कितना आ रहा है भाई, इसका आ रहा है 24, ये 24 है, ये सीधी लाइन है, तो इसका 24 आ रहा है। तो टीम बी और डी यानी 20 और 24 का अनुपात, तो हम लिख लेंगे 20/24, ये 20/24, इनको काट दीजिए। तो 4 पंचे 20 और 4 6 24, तो आ गया 5/4, 5/6, 5/6 यानी 5:6। ये इनके मैचों का अनुपात होगा। ये हम देखेंगे कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है। ये हमें दिया गया है डी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला 5:6। बी और टी टीम का अनुपात 5:6 होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। इसको देखिए, इसमें दिया है कि किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार नीचे दिए गए दंड आलेखों में दर्शाया गया है। इस दंड आलेख हेतु उचित कथन कौन सा है? तो इस दंड आलेख में हमें नीचे कथन दिए गए हैं, तो इनको हमें दंड आलेखों को देख करके बताना है। इसमें देखिए पहले में जो संख्या दी गई है, पहले की संख्या हमारी जो है इसमें हम सामने इसको लाइन से मिला लेते हैं। तो ये देखिए दोनों में 65 दिख रही है, ये 65 हो जाएगी। और दूसरे वाले में देखिए कितनी दी गई है, ये 60 है, ये 60 हो जाएगी, इसकी 50 है और इसकी 40 है। तो ये 65 दो में दी गई। तो नीचे दिए गए ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि कक्षा 3, नीचे ये कक्षा दी गई है, ये देखिए कक्षा 3 में ये हमारी कक्षा 3 है, ये कक्षा 3। यह है प्रश्न क्रमांक 8। इसमें दिया गया है किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाया गया है। इस दंड आलेख हेतु उचित कथन कौन सा है? तो अब इसमें नीचे कथन दिए गए हैं। इसमें लिखा है पहले वाले कथन में देखिए कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो ये नीचे इसकी कक्षाएं दर्शाई गई हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4 और ये 5वीं कक्षा तक इसमें दर्शाया गया। तो इसमें लिखा कि कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। तो हम पहले इन दंड आलेखों की संख्या लिख लेते हैं कि कितनी कितनी है। तो यहाँ देखिए पहले वाले दंड आलेख में
ये 60 65, ये सामने देखिए तो ये 65 वाली को दर्शा रहा है। तो इन दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हमारी इनमें 65 दी गई है और दूसरे वाले में ये 60 से मिलान हो रहा है, तो इसमें 60 दी गई है, ये 60 हो जाएगी। और इसकी ये 50 दी गई है, ये 50 है। और इसकी 40 दी गई है कक्षा 2 की, ये 40 है, ये दी गई है इस प्रकार से। अब दूसरे कथन को पढ़िए कि इसमें कक्षा 3 की संख्या 60 है, तो कक्षा 3 की संख्या 60 नहीं है, 65 है, 60 नहीं है, तो पहले वाला कथन तो नहीं हो सकता। दूसरा कथन पढ़ें, कक्षा 2 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या से 15 अधिक है। कक्षा 2 में कितनी दी गई है? कक्षा 2 में है 40 और कक्षा 3 में कितनी दी गई है? 3 में है 65, तो 65 में से 40 घटा लीजिए तो हो सकता 15, नहीं, ये तो 25 आएगा, तो ये भी नहीं होगी। अगला देखिए, दिया है शाला में कक्षा 1 से 5 तक कुल संख्या 280 विद्यार्थी हैं। चलो इनकी जोड़ लीजिए। 65 65 दो बार दिया गया है, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। 65 65, फिर दी गई है हमारी 60, फिर 50 40, 50 और 40, इनको जोड़िए तो इनका जितना भी उत्तर आएगा हम देखते हैं। 5 और 5 10 का 0, हासिल आएगी 1, तो इनको जोड़ लीजिए, हासिल 1 है। 6 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, 27 और 1 हासिल की 28, ये आया 280। तो इसमें दिया है कि 1 से 5 तक कुल संख्या 280 है। हाँ 280 है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, 280 है। और नीचे वाला क्या दिया? सबसे शाला में सबसे कम विद्यार्थी कक्षा 1 में है, नहीं 1 में सबसे कम नहीं है, 2 में सबसे कम है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा कि कक्षा 1 से 5 तक कुल संख्या 280 है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता? ये इसमें 2-2 यानी संख्या दी गई हैं, एक एक युग में यानी 2-2 संख्या दी हैं। तो इसमें देखें, पहले में 1/3 और 3/9, 3/9 इस 1/3 की माने मानक संख्या है, ये 3/9 की 1/3, तो ये तो ठीक है, ये युग में एक ही परिमेय संख्या है। इसमें देखिए, इसमें भी दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी सही है, ये भी हमारा 3/5 ही होगा। 5 ऋण 5/9 और 20/36, यदि हम इसको काटते हैं तो ये भी हमारी ऋणात्मक संख्या ही है। अगले को देखिए, इसमें देखिए ऋण 5/9 दिया गया है, तो ये दोनों ऋणात्मक, ऋण ऋण कट के हमारा ये धन हो जाएगा। और ये ऋण दी गई है, ये धन दी गई है, ये ऋण पूर्णांक है और ये धन पूर्णांक है, तो ये हमारा एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता। तो हम इस डी वाले ऑप्शन को इसमें हम इसको सही कर देंगे, गोला लगा देंगे। ठीक, अगला प्रश्न 10वां देखिए। 10वां प्रश्न, इसमें किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन को छांटना है। तो इसमें देखिए दिया है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब हमें इसमें से असत्य कथन को छांटना है। तो पहला कथन क्या दिया? ए धन बी सदैव एक परिमेय संख्या होंगी। तो अब देखिए, परिमेय संख्याओं के जो गुणधर्म हैं उनका ये गुणधर्म कहता है कि निम्न जो हमारी संक्रियाएं रहती हैं उनके लिए हमारी परिमेय संख्या जो है यानी योग के लिए इसके गुण समृद्ध होते हैं, माने हमारी दो संख्याओं को जोड़ें तो हमें एक परिमेय संख्या मिलती है। तो इसके लिए यानी योग के लिए परिमेय संख्या समृद्ध होती है। तो पहले वाला तो सही है। बी देखिए, ए ऋण बी यानी ये व्यवकलन है, तो हमारी परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए भी समृद्ध होती हैं, तो ये बी वाला भी सही है। गुणा देखिए, ए बी दिया गया है, ये दो परिमेय संख्याओं का गुणा है, ये सदैव एक परिमेय संख्या होंगी, तो गुणांक के लिए भी हमारी परिमेय संख्याएं समृद्ध होती हैं, ये भी हमारा सही है। डी वाला देखिए, डी में ए भागित बी सदैव एक परिमेय संख्या होगी, तो हमने देखा है कि हमारी परिमेय संख्या भाग के लिए समृद्ध नहीं होती है,
क्योंकि हमारी प्रमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है। यदि Q का मान 0 हो तो यह प्रमेय संख्या नहीं हो सकती। तो भाग के लिए हमारी प्रमेय संख्या समृद्ध नहीं होता है इसका गुण, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये मतलब इसमें कथन असत्य दिया गया है, तो इस 10वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार से हमने ये पूरे गणित के प्रश्नों को समझा है। और यदि आपको ये प्रश्न समझ में आए हों तो आप जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, धन्यवाद।